Very good evening, guys. So today we are going to discuss a very important paper which I shared with you. Okay, so let's start with the same. तो ये था अपने पास पेपर जिसमें हम अपने important क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये है, what is the name of the process where the fatty food become rancid? तो ऑब्वियसली ऑयल एंड फैट का ऑक्सीडेशन ही तो होता है व्हेन द फैटी एसिड बिकम रैंसिड. व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ओनली. तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन की वजह से वो रैंसिड होता है. ओके, तो वी कैन से हियर कि वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा. आंसर इज बी. इफ आई टॉक अबाउट दी फॉर दी सेकंड का क्या होना चाहिए? किडनी जो होती है वो ऑब्वियसली फॉर excretion. Excretion is the removal of harmful nitrogen of waste, right? Urea, uric acid. An object placed at the 10 centimeter in front of the plane mirror. तो इमेज कब बनेगी? तो ऑफ कोर्स इमेज भी तो 10 सेंटीमीटर अवे बनेगी भाई. वो प्लेन मिरर है तो जितना आप दूर रहोगे उतना ही तो वो भी दूर रहता है. वेरी सिंपल इट इज. ओके, अब अगर मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर, which of the following precipitate form when the carbon dioxide pass through the lime water? Of course, तो क्या होना चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट का, राइट. भाई जब मेरे पास, हमें पता है कि जब मेरे पास CaOH ट्वाइस होता है, इफ आई पास दी CO2 गैस, तो मेरे पास क्या बनता है? CaCO3 और प्लस का H2O, राइट. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब आप CO2 गैस पास कर दोगे तो CaCO3 प्लस का H2O बनता है. वेरी सिंपल. Why the potassium is more metallic? क्योंकि देखो साइज का फर्क है मेनली, क्योंकि जितना बड़ा साइज होता है ना वो उतनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा. न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव भी हो जाते हैं, isn't it? So we can say answer is D. Potassium is larger than the size. Okay, तो पोटेशियम नीचे की साइड है तो वो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना अच्छा वो मेटल माना जाता है. वेरी सिंपल इट इज. Opening and closing of stomatal port depends upon what? तो ऑफ कोर्स वाटर की वजह से. मैंने बताया था गार्ड सेल के अंदर वाटर जब इनटेक होता है तो वो स्वेल कर जाते हैं, वो ओपन अप हो जाता है, और जब वो लूज करते हैं तो वो क्लोज हो जाता है. तो ऑप्शन बी. ठीक है. 7 की अगर हम बात करते हैं तो देखो हमें पता है कि ये लाइट सीधी आ रही है और नॉर्मल भी यही है, तो नॉर्मल भी यही है, फिर तो वो सीधा आएगा ऐसे करके, राइट. अब वो यहाँ पे गिरेगा, लेकिन जो इसका नॉर्मल होगा, इसका नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा. तो अभी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि PQ is equilateral prism, find the angle at the phases PQ and PR. तो हमें PQ और PR के फेजेस पे एंगल बताने. तो देखो इतना तो find out the angle at faces PQ and PR. तो PQ पर तो ये 90 है और PR पर एंगल हमें बताना है. हमें इतना पता है कि अगर ये वाला एंगल 60 है तो जो लाइन पैरेलल बनेगी तो फिर वो भी 60 ही बनाएगी ऑफ कोर्स. देखो हमारे पास सिंपल सी बात है, ये मेरे पास एक नॉर्मल है जो कि इस तरीके से आ रहा है, राइट. हमें अगर ये वाला एंगल भी बताना है क्योंकि ये नॉर्मल है, और ये लाइट जो गिरी है कितने एंगल पे गिरी होगी, मुझे इतना पता है कि जब नॉर्मल बनाते हैं तो ये भी 90 का होगा. ठीक है, ये 60 का, ये 90 का है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 90, ये 60, तो ये 30 का हो जाएगा, राइट. तो ये वाला एंगल जो है वो 30 का हो जाएगा. ओके, 30 का हो गया, फाइन. अगर ये नॉर्मल बनाई है तो ये 90 का होना चाहिए, ये 90 का होना चाहिए, ये 30 का, ये पूरी लाइन 180 की होगी, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? कैन वी से 60 डिग्री, क्योंकि ये 90, ये 30, तो फिर ये कितना हो जाएगा भाई? देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पूरा 180 हो जाएगा ना, क्योंकि ट्राइंगल है. ये 90 होता ही है नॉर्मल से, 60 तो ये 30, और ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, ये 90, ये 30, तो बाकी बचा कितना? ये 60 हो गया. यही निकालना था हमें कि जो लाइट जा रही है वो इस सरफेस से कितना एंगल बनाएगी नॉर्मल से, तो 60 बनाएगी. आंसर इज 60, राइट. ए, isn't it? In a convex spherical mirror reflection of light take place at, तो ये रिफ्लेक्शन लॉट कहाँ पे टेक प्लेस होती है? तो हमेशा ध्यान रखना है कि बल्जिंग आउटर सरफेस. तो हमेशा जो लाइट रिफ्लेक्शन का लाइट होता है वो हमेशा क्या होता है, कहाँ पे होता है?
at bulging out the surface. Remember, यही हमेशा आपको ध्यान रखना है. तो फ्लैट सरफेस भी नहीं, बैंड पर भी नहीं, हमेशा bulging out surface you have to remember and keep it in your mind. 9 की बात करते हैं तो जनरली मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड टू गिव अ सॉल्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट गिव. Obviously HNO3. Why? Because nitric acid doesn't give the hydrogen gas with the metal. Why? Because it is a strong oxidizing agent, right? It will evolve the H2 gas. That's why. Very simple. An object placed at the center of curvature. तो center of curvature पे तो image भी उतनी ही बनती है, तो distance between the image as the pole, तो वो भी तो यही बनेगा. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये फोकल लेंथ f है, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा? 2f ही तो आएगा. अगर इतना हिस्सा f है तो इतना हिस्सा 2f हुआ, तो इक्वल टू 2f. C, isn't it? In human digestive system, the enzyme pepsin and trypsin is secreted respectively by. पेप्सिन तो आपको पता है स्टमक में निकलता है, ट्रिप्सिन पेनक्रियास में निकलता है, तो स्टमक एंड तो ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट. भाई स्टमक के अंदर तो निकलता है पेप्सिन, म्यूकस, HCl, और पेनक्रियास से निकलता है ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज. ठीक है, बहुत सिंपल था. 12th, what is the color of ash formed when a magnesium ribbon is burned in the air? तो ये तो क्वेश्चन ही है एनसीईआरटी का. तो देखो जब भी हम मैग्नीशियम को रिबन को बर्न करते हैं एयर में, तो वो हमेशा क्या फ्लेम देता है? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, रिमेंबर. और वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम ही हमारे पास व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है. तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम यू हैव टू रिमेंबर एंड आंसर इज व्हाइट. Which of the following phenomena involved in the formation of rainbow? देखो I know कि यहाँ पे थोड़ा सा confusion होता है क्योंकि teachers usually total internal reflection बताते हैं, but ठीक है, कुछ पार्ट बाहर भी निकल सकता है, कुछ पार्ट अंदर भी आता है, तो आप अभी यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन लेके चलेंगे क्योंकि ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और जैसा सीपीसी ने गाइड किया आपको भी वैसा चलना है. तो आपको पता है रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्जन भी होता है, लेकिन ठीक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लोगों को दिक्कत हो जाती है. देखो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन दे दिया, तो फिर ये भी गलत हो गया. तो ऑब्वियसली बेस्ट ऑप्शन हमारे पास सी ही रहेगा ना, क्योंकि उन्होंने आपको कंफ्यूज ही नहीं किया टोटल इंटरनल में और इंटरनल में, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन था तो ये तो सही हो ही नहीं सकता. तो ऑप्शन इज सी. ठीक है, बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन पे डाउट था, वो रिपीट भी हो सकता है ऑफ कोर्स. सुहान टेक्स एबीसी विद द ग्लूकोज, अल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, तो ग्लूकोज कभी भी आयनाइज नहीं होता है, रिमेंबर दैट. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो आयन देता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. ठीक है, तो अब आपको अगर हम बात करेंगे तो इनमें से कह रहा है कि बताइए बल्ब किसके अंदर जल सकता है. द बल्ब ग्लोज डिपेंडिंग, अच्छा क्वेश्चन कुछ और है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? एन इलेक्ट्रोलाइट. जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बल्ब को जलाता है. ठीक है, ग्लूकोज अल्कोहल इजिली ब्रेक डाउन नहीं होते, बट HCl हो जाता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कंडक्ट करेगा. सिंपली. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट आर द component of it which are completely digested in the, of course, small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन ही तो है जहाँ पे सारा का सारा ये सब प्रोटीन, कार्ब, यही तो तीन मेन चीजें होती है हमारे न्यूट्रिशन की, और ये मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, राइट. ड्यूटेनम, जेजुनम, इलियम. इलियम के अंदर ऑलमोस्ट हो जाता है सब कुछ. एक एलिमेंट है जो कि सॉफ्ट है और नाइफ से कट कर सकता है, तो ऑब्वियसली वो तो सोडियम ही है, सबको पता है. अगर बाकी आप कुछ भी ना पढ़ो ना, सिर्फ इतनी लाइन भी पढ़ लो, तो वो ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीशियम हार्ड होता है, फॉस्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है, बस सोडियम ही तो है. बाकी मैं पढ़ ही नहीं रहा क्योंकि जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं विग्रेसली विद द वाटर, यस, क्योंकि रिएक्टिव है. ठीक है, तो ठीक है, फाइन. द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बाय द व्हाइट लाइट इज कॉल्ड, तो जो व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनीबडी? तो एक्चुअली उसे हम इम्प्योर स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ध्यान रखना. ठीक है, तो व्हाइट लाइट से जो भी स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है उसे हम इम्प्योर स्पेक्ट्रम बोलेंगे, रिमेंबर दैट. Which of the following table represent the characteristic of the blood vessel? ऑक्सीजन लेवल हाई है, कांस्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड लो है, प्रेशर हाई है. तो देखो हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली
ऑटा ऑक्सीजन लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके नहीं जाता, और आर्टरी के अंदर वैसे भी प्रेशर हाई रहता है क्योंकि उनका ल्यूमेन नैरो होता है, तो उनका ये बीच का जो गैप है ये कम होता है, तो बड़े ही प्रेशर के साथ वो आगे जाता है। तो आंसर इज ए, ऑटा, राइट, वेरी सिंपल इट इज। A ray of light falls normally or perpendicular to the surface of the mirror. Which of the following is not true regarding this? तो कौन सा ट्रू नहीं होगा? Angle of incidence for such case will be 0. ये तो बिल्कुल सही है, 0 ही तो होगा. Angle of reflection it is also 0. Such a ray reflect back बिल्कुल सही है. देखो 3 तो बिल्कुल सही है, तो डी ही होगा. A ray of light in this case does not follow the law of reflection. तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है? कोई भी चीज अगर परपेंडिकुलरली गिर रही है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो तो 0 हो गया. तो वो जो रे है वो सेम पाथ पे मतलब वापस आ जाएगी. इट विल नॉट फॉलो एनी डेविएशन. तो अगर आ जाएगी तो ये फॉलो तो कर रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, और उन्होंने पूछा है नॉट ट्रू. तो नॉट ट्रू तो यही तो हुआ नॉट ट्रू, क्योंकि चाहे कैसा भी केस हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होगा, तो नॉट क्यों आया भाई? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भाई जब 0 पे आ रहा है, ये प्लेन मिरर है तो वहीं पे चला गया वापस, तो जितने पे आया था उतने पे चला गया, तो एंगल आई भी 0 और आर भी 0, तो फॉलो तो कर रहा है. फालतू का लिखा है नॉट फॉलो, तो इसलिए डी गलत है. स्टडी द एक्सपेरिमेंट सेटअप इन द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये तो डायग्राम एनसीईआरटी का आप लोग जानते हैं. पॉप साउंड आ रहा है, और पॉप साउंड आ रहा है तो मेटल के साथ जरूर एसिड डाला होगा. ठीक है, कह रहे हैं a new product sodium zincate is अच्छा सोडियम जिंकेट की बात चल रही है. सल्फ्यूरिक एसिड प्लेस विद दी. देखो अगर NaOH है तो NaOH में अगर हम जिंक भी डाल देंगे, ठीक है ना, NaOH क्योंकि बेस भी तो करता है, तो सोडियम जिंकेट प्लस H2 ही तो निकलता है, बाकी सब लेने की जरूरत ही नहीं है. तो NaOH लेते हैं तो हमारे पास एक रिएक्शन होती है ना, आप लोग जानते हैं, जिंक प्लस का NaOH. तो जब ये रिएक्ट करता है तो मेरे पास सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2, और प्लस का H2 गैस निकल के आता है, तो Na2ZnO2 प्लस का H2, तो बिल्कुल सही है फिर. क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following correctly represent graphical angle of incidence? भाई देखो साइन आई अपॉन में साइन आर एक कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे आर भी बढ़ेगा. तो क्वेश्चन नंबर ए ठीक हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है ना, जितना आई उतना ही आर भी बढ़ेगा. Which of the following compound column 1 column 2 select the correct answer. ओके देखो ये कलरफुल वाला पोर्शन है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा. जो बेरियम सल्फेट होता है, बेरियम सल्फेट इज एक्चुअली व्हाइट इन कलर. ठीक है, तो ये तो हो गया व्हाइट. फेरस सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है. ठीक है, आई शोड यू दी आई शेयर्ड दी पीपीटी और पीडीएफ फॉर द डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शोन बाय द डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट. ओके, तो वो देख के जाना. कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, ब्लू विट्रियोल. और जिंक सल्फेट का तो कोई कलर ही नहीं होता, तो जिंक सल्फेट कलरलेस होता है. तो ये क्या हो गया, आप देख लेंगे इनमें से जो भी ऑप्शन होगा ठीक हो जाएगा. ठीक है, बेरियम का 4 है, बेरियम ए है, तो ये 4 दोनों में से कोई एक होगा. बी का 3 है, तो इसका ना डी हो जाएगा. डी ऑप्शन इज राइट. ओके, वेरी सिंपल. राइट, आर यू गेटिंग दैट एवरीबॉडी? याद करने पड़ेंगे ये सॉल्व. 23. Which of the following food is broken down outside the body and absorbed? तो हमें पता है कि ईस्ट, मशरूम और जो ब्रेड मोल्ट होते हैं, तो इनका सेप्रोफाइटिक मोड होता है डेथ एंड डिकेइंग मैटर से, तो ये एंजाइम निकालते हैं बाहर. डाइजेस्टिव एंजाइम वो ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, राइट, और वो ब्रेक डाउन होने के बाद वो सिंपल बन जाता है, फिर ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं. तो ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड ये एंजाइम बाहर निकालते हैं ताकि वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन जाए, फिर जाके वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, तो ठीक है भाई. 24 की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज द पाथ ऑफ द रे पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म? कौन सा डायग्राम में से बिल्कुल सही है? ऑफ कोर्स, ये तो हो ही नहीं सकता, टेढ़ा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है.
आप लोग जानते हैं नॉर्मल रे बनाते हैं तो इसको जाना चाहिए था ऐसे और फिर ऐसे करके जाना चाहिए, तो ये नॉर्मल से अवे जाएगी, तो अवे जा तो रही है तो बी हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ऐसे और ऐसे ही होता है, सिंपल से क्वेश्चन है। जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स, डेंसर से रेयर में तो अभी। अब ये क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, शी वाज गिवन एल्यूमिनियम मेटल एंड टू चेक द रिएक्टिविटी ऑफ फूड सॉल्यूशन। तो आपको करना है कि ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। तो शी वुड ऑब्जर्व द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। लाला केदारनाथ बाग आलू, अब देखो आलू से नीचे जितने भी नीचे ना उसमें रिएक्शन हो जाएगी। आलू जला, फीका, सही नहीं पता क्यों, तो इन सब में हो जाएगी। तो इसका मतलब बी सी डी में रिएक्शन हो रही है, तो ये तो बी हो गया फिर। और अपने आप से क्यों रिएक्शन करेगा वो, तो ये सारे के सारे एल्यूमिनियम से नीचे ही आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो रिएक्शन हो जाएगी, वेरी सिंपल, बी सी डी। The image shows the process लिख दिया गलती से, I'm really sorry, process for making the food by the plant, which statement can be concluded from the image। देखो हमें इतना तो पता है कि जो प्लांट होते हैं वो CO2 लेते हैं राइट, एयर से, और H2O तो सॉइल से ही लेते हैं, और फिर उसके बाद ही तो ग्लूकोज बनता है। तो मुझे तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही लग रही है, राइट। मिनरल फ्रॉम द सॉइल ये भी लेते हैं, लेकिन मेन तो फोटोसिंथेसिस के टर्म्स से बात चल रही है, तो यही होगा, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। एक सेकेंड पढ़ भी लेते हैं थोड़ा, ये भी सही हो सकता है, रॉ मटेरियल, नहीं नहीं ये तो नहीं, कन्वर्ट देम इनटू द लाइट एनर्जी, ये भी नहीं, ए ही सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। 27 कह रहा है कि स्फेरिकल बबल है जो कि ग्लास में लगा दिया गया है, रे ऑफ लाइट incident on it approaches the bubble, which of the following represent the correct pathway through the bubble completely। okay, चेक करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन काफी हॉट क्वेश्चन में भी लिया जाता है वैसे। एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम थोड़ा इम्प्रॉपर है, ये एकदम सीधी लाइन तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी लाइन ये टेढ़ी होती है, और फिर उसके बाद हमारे पास ये दिस डायग्राम इज रॉन्ग, सो यू डोंट हैव टू कंसीडर दैट, ओके। तो ये रॉन्गली इमेज बनाई गई है, तो जस्ट लीव दिस। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास होता है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म द क्विक लाइन। देखो एक्चुअली ये एक्सोथर्मिक नहीं, ये एंडोथर्मिक पूछ रहा है, राइट। तो ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है हमारे पास, ये एंडोथर्मिक पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे तो एक्सोथर्मिक है ही। तो इसीलिए हमारे पास जो डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का टू फॉर्म क्विक लाइन, तो ये एक्सोथर्मिक होता है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो हीट लेता है एटमॉस्फेयर से, तो आंसर वुड बी डी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज एब्सॉर्बिंग दी एनर्जी, बाकी सब तो है ही एक्सोथर्मिक। सलाइवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन सलाइवा, तो क्या होगा, अगर सलाइवरी एमाइलेज नहीं होगा तो जो स्टार्च होता है वो शुगर से कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टार्च को ही तो कन्वर्ट करता ही है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। Which of the following statement regarding the propagation of light is white in the एक second, which of the following statement is correct regarding propagation of light। तो कौन सी लाइट ठीक होगी इसके अंदर, देखो हमें पता है कि जितने भी, मैं स्टेटमेंट देखूं, सारे कलर तो इक्वली ट्रेवल करते हैं, ऑफ कोर्स ऑल द कलर ऑफ द व्हाइट लाइट दे ट्रेवल विद द सेम स्पीड, क्योंकि विबग्योर रीजन है, कोई भी कम ज्यादा नहीं करता है, सारे के सारे इक्वली ट्रेवल करते हैं, बिकॉज ऑल आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी होती है दे ऑलवेज मूव विद द सेम स्पीड, ठीक है। तो जो व्हाइट लाइट होती है वो वैक्यूम के अंदर सेम ही स्पीड से जाता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई मीडियम आ गया तो वहां पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से दिक्कत हो सकती है, ओके। अब आते हैं हम असर्शन रीजन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेट्स सी।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम कलर्ड बॉटल में रखते हैं, हाँ जी बिल्कुल रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ मॉडरेटली, देखो मॉडरेटली तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव तो होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाईली रिएक्टिव होता है और ये लाइट के साथ, हीट के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो इसीलिए हम इसको कलर्ड, मतलब प्रिवेंशन के लिए हम इसे डार्क बॉटल कलर्ड में रख सकते हैं। ठीक है, तो एजर्शन तो सही है, रीजन फॉल्स है, लेकिन क्योंकि ये मॉडरेटली हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका। प्लेन मिरर में फॉर्म रियल इमेज, प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल। तो देखो एक्चुअली मैं, प्लेन मिरर तो रियल इमेज भी बना सकता है, ओके, लेकिन कैसे? और प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल। देखो एक्चुअली ये बातें बिल्कुल सही हैं, ठीक है, दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये इसका कोई एग्जैक्ट रीजन तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो प्लेन मिरर भी रियल इमेज बना सकता है, और ये अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो वर्चुअल तो बनाता ही है। तो यस, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये रीजन इसका करेक्ट नहीं है, तो बी हो जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ट्रूली एरोबिक, नॉट ट्रूली एरोबिक, ये तो गलत है, राइट? ये तो गलत है क्योंकि पूरा ही एरोबिक होता है। एरोबिक एनिमल्स आर नॉट ट्रूली एरोबिक, दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एनारोबिकली। क्या लगता है विच ऑप्शन सीम्स राइट? Aerobic animals are not truly aerobic. Any guesses कि जो aerobic animals है वो truly aerobic नहीं है? Aerobic animals की बात कर रहा है तो फिर तो वो 100% बेसिस पे पूछ रहा है, not truly aerobic। और अनारोबिकली मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन को डिफाइन कर रहा है वो, क्योंकि एनारोबिक का पार्ट होता है, तो चलो दे आर प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड अगर विगरस एक्सरसाइज हो गई, बट एरोबिक आर नॉट ट्रूली, इसका क्या सेंस है? एक्चुअली मैं, हम भी एरोबिक है, लेकिन अगर मैं कभी हैवी एक्सरसाइज करने लग गया, अगर मैं मान लो कहीं पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, मैं ज्यादा एक्सरसाइज करने लग गया, मैं कोई वर्कआउट करने लग गया, तो उस टाइम पे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना। तो उस टाइम पे अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो ट्रूली एरोबिक तो नहीं कह सकते उस कंडीशन में। तो मुझे तो लग रहा है ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये एक दूसरे के करेक्ट रीजन तो नहीं दे रही है कि क्यों, इसका रीजन थोड़ी है, ये तो उन्होंने एक दूसरी बात बोली है। हाँ उस टाइम पे लैक्टिक एसिड बनेगा, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी ही लग रहा है भाई। ठीक है, कलर अगर हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट का, तो चेंजेस व्हेन द आयरन नेल, ओके, तो इसका मतलब रिएक्शन हो जाती है। अच्छा, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस व्हेन द आयरन नेल इमर्ज इन इट ड्यू टू डिकम्पोजिशन, रिएक्शन तो नहीं होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी चाहिए ना। डिकम्पोजिशन से क्या मतलब है, डिस्प्लेस रिएक्शन होना चाहिए ना, डिस्प्लेस कर रहा है वो इसीलिए। तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये रीजन तो गलत है, तो सी हो जाएगा। डिकम्पोजिशन थोड़ी डिस्प्लेसमेंट होगा, शब्दों का खेल कर रहा है हमारे साथ ही। क्वेश्चन नंबर 35, एक a piece of red cloth when suitably illuminated with the look may look black, but the piece of black cloth will never appear red. This phenomena is because of, देखो एक्चुअली में हमारे पास एक रूल होता है कि जो भी लाइट आती है वो एब्जॉर्ब करके रेडिएट करती है, तो वो कलर आपको दिखता है, लेकिन जो ब्लैक कलर है वो सारे कलर को एब्जॉर्ब तो कर लेता है लेकिन रेडिएट कुछ नहीं करता, बिकॉज ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर। ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज ब्लैक कलर इज एब्जॉर्बिंग ऑल द कलर्स, तो इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो यस, which among the following statement is true, exposure of silver chloride to sunlight for the long duration turns gray due to, तो ड्यू टू का क्या रीजन हो सकता है?
इतनी सारी स्टेटमेंट है तो हमें उन्हीं में से कोई, तो इनमें से हमारे पास ये सारी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन। हाँ भाई, AgCl टूटता है तो वो सिल्वर ही तो देता है और Br2 गैस निकलती है। सब्लिमेशन तो होता नहीं है, डिकम्पोजिशन भी नहीं होता है, ऑक्सीडेशन भी नहीं होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ही तो होता है AgCl का, AgCl से Ag बनता है और O2 बनता है। तो ये फर्स्ट ओनली, तो यही सही है भाई 36 का। 37 कह रहा है इन द ह्यूमन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन सिगरेटेड बाय, ये तो अभी आया था शायद ऐसा ही क्वेश्चन। तो पेप्सिन निकालता है स्टमक, ट्रिप्सिन निकालता है पेनक्रियास, सो सी हो जाएगा। Element S react with the element T to form a compound C. During the formation of compound S loses its electron to gain the electron each. Which of the property will not shown by? देखो इतना तो साफ पता लग रहा है कि एक सेकेंड, react with the element T to form a compound C. During the compound C, the S is losing one electron. T is, ये आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा है और आयनिक कंपाउंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट शोन। देखो आयनिक कंपाउंड हाई मेल्टिंग होता है, सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, तो लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा भाई। आयनिक कंपाउंड को तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो ये इसीलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पायरुवेट टूटता है इथेनॉल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। फर्मेंटेशन टेक प्लेस, नहीं एरोबिक से तो बिल्कुल नहीं होता है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइट, नहीं नहीं नहीं, साइटोप्लाज्म में होता है भाई। फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एरोबिक, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक हो गई, फर्स्ट एंड फोर स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट एंड फोर का है सी, तो फर्स्ट एंड फोर हो जाएगा सी, राइट, बिल्कुल सही है। और बात करते हैं 40 की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। रिस्पॉन्सिबल, एल्यूमिनियम एक मेटल है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। Which of the following property aluminium are responsible for the same? For the same, ये क्या कहना चाह रहा है। एक्चुअली में कुछ गड़बड़ हुई है, फॉर द सेम से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई गेस सेम नहीं है, ये कुकिंग के लिए होना चाहिए था, कुकिंग यूटेंसिल्स। तो कुकिंग यूटेंसिल्स में ही हमारे पास दो प्रॉपर्टी यूज होते हैं, एक तो वो गुड कंडक्टर थर्मल कंडक्टिविटी है, अच्छा कंडक्ट करता है, और ऊपर से उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है तो वो मेल्ट भी नहीं करेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है या कुकिंग बनाने के लिए। क्वेश्चन गलत था एक्चुअली, तो यस ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड। विच ऑफ द फॉलोइंग, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और क्लोर एल्कली प्रोसेस से ये प्रिपेयर किया गया था। अच्छा, क्लोर एल्कली प्रोसेस में तो इसका यूज हुआ था, प्रिपेयर थोड़ी हुआ था। क्लोर एल्कली में तो क्लोरीन और NaOH बनता है, तो ये तो गलत है। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, ओके। इट एग्जिस्ट इन, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, न्यूट्रल है। इसका मतलब सारी स्टेटमेंट ठीक है, बस ये पहली स्टेटमेंट के साथ चलाकी कर रहा है। NaCl हम लेते थे, ब्राइन लेते थे ना और इलेक्ट्रोलिसिस करवाते थे, तो ये लेकिन इसने चला के दिखा दी, प्रिपरेशन का वर्ड दे दिया, ठीक है, जो कि नहीं है, डी हो जाएगा इसका। ये क्या कह रहा है भाई, एकदम से कैसे आ गया क्वेश्चन। विबग्योर, हाँ हमें पता ही, ठीक है, पता नहीं क्यों हम दिखाए एकदम से। What happens if the fallopian tube, ये सिलेबस से बाहर का है, just leave it. Splitting of white light can be done by prism, of course prism होता है वो। White solid hard mass is known as plaster of Paris, Paris of plaster नहीं, plaster of Paris होता है, okay. When the red light pass through the prism it will not split, of course, क्योंकि white light split करती है, जब red light red से बनी है तो वो थोड़ी split करेगी भाई। XYZ loses इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो आयनिक कंपाउंड है, एक लूज कर रहा है, गेन कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी नॉट शोन बाय द Z, Z इसी से तो बना है XY से। तो अरे ये क्वेश्चन तो भी आया ही था एक जैसा, तो लो मेल्टिंग पॉइंट कैसे हो सकता है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अलग अलग फॉर्म में।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शोन बाय द स्पेक्ट्रम, ऑफ कोर्स क्या होना चाहिए इसका, रिफ्रैक्शन टू फॉर्म द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम तो लाइट जाती है, विच ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द प्रेजेंट टू फॉर्म द स्पेक्ट्रम, रिफ्रैक्शन ही होता है क्योंकि आर पार चले जाता है ना, ठीक है। वैसे डिस्पर्जन भी हो सकता है, लाइट इज यूज्ड टू फॉर्म द स्पेक्ट्रम, डिस्पर्जन भी हो सकता है भाई, डिस्पर्जन भी तो होता है इस तरीके से, स्प्लिटिंग। वैसे तो यार मुझे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन दोनों ही लग रहे हैं, ये दोनों तो हो नहीं सकते, दोनों ही लग रहे हैं मुझे तो, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्जन भी होता है भाई, डिस्पर्जन इज करेक्ट। नीचे से स्टार्ट होता है ना भाई विद की ओर, तो नीचे से अगर स्टार्ट होता है, एक सेकेंड, तो वेब की ओर ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये एक सेकेंड, वेब की ओर, इन्होंने ब्लू भी लिया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पर्जन इज करेक्ट, विबग्योर से, ओ यहाँ पे ब्लू है, ओके ओके गलत हो गया ना फिर, विबग्योर, तो ब्लू से रेड की तरफ ऑब्वियसली 48 का हो जाएगा ए, राइट। तो बाकी फिर हमारे पास सेक्शन सी है, सेक्शन सी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काफी इजी होता है, तो हमें ये सेक्शन ए और बी ही करना था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सी तो काफी इजी होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चनों को करके काफी कॉन्फिडेंस आया होगा और बहुत ही इजी क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन थे, राइट। आई होप यू गेट इट। तो ठीक है, फिर आज यहीं पर ही अपना ये समाप्त करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जितने थे वो मैंने ले लिए हैं, ठीक है। बाकी गुड लक गाइस, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखें, ठीक है, और तैयारी करते रहें, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं अपनी तैयारी रखें, ठीक है, अपने बोर्ड की तैयारी रखें। तो आई होप कि आप लोग मचा देंगे, ठीक है। तो ओके, तो आप लोग तैयारी करें खूब अच्छे से, और कोई भी डाउट हो तो ऑफ कोर्स यू कैन मैसेज मी, जो भी डाउट है, ठीक है। तो देखो काफी टेस्ट हुए हैं, काफी सारी चीजें आप लोगों ने करी हैं, तो मुझे लगता है कि सब एकदम बढ़िया होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।